नमस्कार दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल एग्जाम लर्नर में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग यूपी टीजीटी और पीजीटी एग्जाम 2022 के लिए ज्योग्राफी यानी कि भूगोल विषय का पहला सीरीज देखेंगे। इसके पहले इतिहास और नागरिक शास्त्र का सीरीज अपलोड किया गया है, तो जो लोग नहीं देखे हैं उस चैनल के प्लेलिस्ट में जाके आप वहां से वीडियो को देख सकते हैं। तो वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे आने वाले अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको पहले मिलता रहे। और पीडीएफ इसका हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। नीचे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दे दिया गया है, वहाँ से ज्वाइन करके आप पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन आज का, निम्नलिखित में से कौन सा युग महान हिमयुग के नाम से जाना जाता है। 4 विकल्प है, इसमें आपको बताना है कि कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो बी ऑप्शन यहाँ पे सही होगा, प्लीस्टोसीन। प्लीस्टोसीन युग की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि भूपटल पर हिम का विस्तृत आवरण का होना। इसी कारण इस युग को महान हिमयुग के नाम से भी जाना जाता है। तो पहले का बी ऑप्शन सही हो जाएगा। दूसरा प्रश्न देखते हैं, तारों की निस्तृत गैस एवं धूल के राशि के पिंड को कहते हैं। तो यह कहलाता है नेब्यूला। बी ऑप्शन सही हो जाएगा यहाँ पे। तारों की निस्तृत गैस एवं धूल के राशि के पिंड को नेब्यूला कहा जाता है। निहारिका या नेब्यूला तारों के बीच अंतरिक्ष में स्थित ऐसे अंतर तारकीय बादल को कहते हैं जिसमें धूल, हाइड्रोजन गैस, हीलियम गैस और अन्य आयनीकृत प्लाज्मा गैसें इसमें मौजूद हों। तो बी विकल्प सही होगा यहाँ पे, नेब्यूला। तीसरा क्वेश्चन है, अंतर तारकीय धूल परिकल्पना को प्रतिपादित किया था किसने। तो यहाँ पे ई ऑप्शन सही होगा, ओटो स्मिथ ने। रूसी वैज्ञानिक ओटो स्मिथ ने वर्ष 1943 ईस्वी में सौरमंडल की उत्पत्ति की एक नवीन परिकल्पना का प्रतिपादन किया था और यह परिकल्पना ही धूल परिकल्पना कहलाई। और इस परिकल्पना में सौरमंडल की कई समस्याओं का वैज्ञानिक हल भी प्रस्तुत किया गया है। तो अंतरतारकीय धूल परिकल्पना को किसने प्रतिपादित किया था, ओटो स्मिथ ने। चौथा प्रश्न है, फिलामेंट शब्द का प्रयोग किया गया है। तो यह किया गया है ज्वारीय परिकल्पना में। बी ऑप्शन यहाँ पे सही होगा। फिलामेंट शब्द का प्रयोग जेम्स जीन्स ने, यदि पूछे किसके द्वारा किया गया, तो जेम्स जीन्स के ज्वारीय परिकल्पना में किया गया है। और इस परिकल्पना में जेम्स जीन्स द्वारा बताया गया कि जब तारा सूर्य के निकटतम दूरी पर आया तो उसकी आकर्षण शक्ति वह सूर्य से अधिक हो गई, जिस कारण हजारों किलोमीटर लंबा सिगार के आकार का ज्वार सूर्य के बाह्य भाग में उठा और सिगार के आकार वाले इस भाग को ही फिलामेंट की संज्ञा दी गई। पांचवा प्रश्न है, किस ग्रह का कोई उपग्रह नहीं है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं शुक्र ग्रह। 2 ऐसे जो है ग्रह हैं जिनके कोई भी उपग्रह नहीं है। एक तो है आपका बुध और दूसरा है शुक्र। तो ऑप्शन में शुक्र ग्रह है, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। इनके जो है बुध और शुक्र के कोई भी उपग्रह नहीं है। मंगल ग्रह के 2 उपग्रह हैं जिनका नाम है फोबोस और डेमोस। यहाँ पे अरुण दिया गया है। अरुण के 27 उपग्रह हैं और वरुण के देखा जाए तो 14 उपग्रह हैं। सर्वाधिक यदि पूछा है उपग्रह वाला ग्रह कौन सा है, तो सैटर्न यानी कि शनि है, जिसके वर्तमान में 82 उपग्रह हैं। छठवां प्रश्न है, निम्न में से किसने प्लेट विवर्तनी के सिद्धांत का प्रतिपादन किया है। तो WJ मॉर्गन ने। सी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। प्लेट विवर्तनिकी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग प्रोफेसर टूजो विल्सन ने 1965 में, सबसे पहले टूजो विल्सन ने 1965 में किया था। फिर पार्कर महोदय ने 1967 ईस्वी में प्लेट संचलन पर प्रकाश डाला और 1967 में ही इन विचारों को परिष्कृत एवं परिमार्जित करके वैज्ञानिक रूप में जो है प्रिंसटन विश्वविद्यालय के प्रोफेसर थे WJ मॉर्गन ने पहली बार इसे सिद्धांत के रूप में प्रकाशित किया। और यह संकल्पना ही हेरी हेस के सागर नितल प्रसरण के सिद्धांत पर यह आधारित है। तो सी ऑप्शन सही होगा, किसने प्लेट विवर्तनी के सिद्धांत का प्रतिपादन किया है, WJ मॉर्गन ने। 7वां क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से दक्षिण पश्चिम एशिया का कौन सा देश 2017 में सबसे घना बसा है। तो ये यहाँ पे आप देख सकते हैं 2017 में पुराना डाटा दिया गया। तो संयुक्त अरब अमीरात उस समय जो है दक्षिण पश्चिम एशिया का सबसे
ज़्यादा घना बसा देश था और यह डाटा जारी किया जाता है वर्ल्ड डेवलपमेंट इंडिकेटर्स के द्वारा। ये डाटा जारी किया जाता है और उस समय जो है संयुक्त अरब अमीरात में करीब 136 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर जो है वहाँ पे निवास करते थे। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रशांत सांस्कृतिक परिमंडल से संबंधित नहीं है? तो वह है मलय परिमंडल। डी ऑप्शन यहाँ पे सही होगा। मलय परिमंडल प्रशांत सांस्कृतिक परिमंडल से संबंधित नहीं है। पॉलिनेशिया हो गया, माइक्रोनेशिया और मेलेनेशिया के देश जो है ये प्रशांत सांस्कृतिक परिमंडल से संबंधित है। मलय परिमंडल में आपका आ जाएगा मलाया, उसके बाद जो है म्यांमार आ जाएगा, इसमें थाईलैंड आ जाएगा, कंबोडिया, वियतनाम, इंडोनेशिया, फिलीपींस, इन सब के क्षेत्र मलय परिमंडल में आते हैं। तो डी ऑप्शन यहाँ पे सही होगा, यह प्रशांत सांस्कृतिक परिमंडल से संबंधित नहीं है। 9वां प्रश्न है, निम्न में से किसने कहा था कि स्थलाकृति संरचना प्रक्रम एवं अवस्था का फल है? तो ये बोले थे WM डेविस ने। बी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। डेविस महोदय ने स्थल रूपों को संरचना, प्रक्रम एवं अवस्था का फल बताया और प्रक्रम के अंतर्गत वे सभी शक्तियाँ आती हैं जिससे पृथ्वी के धरातलीय रूप में परिवर्तन होता है और इसे डेविस का त्रिकट भी कहा जाता है। 10वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी धनुषाकार डेल्टा बनाती है? यानी कि धनुष के आकार का डेल्टा कौन सी नदी बनाती है? तो इसमें गंगा नदी और नील नदी दोनों नदियां ही जो है धनुष के आकार का डेल्टा का निर्माण करती हैं। तो ऑप्शन तो इसमें बी और सी जो है दोनों सही हो जाएगा। और मिसिसिपी नदी ये पक्षी के पंजे के आकार का जो है डेल्टा का निर्माण करती है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस भू आकृति का निर्माण हिमानी अपरदन से नहीं हुआ है? तो यहाँ पे ड्रमलिन जो दिया गया है, ड्रमलिन का निर्माण हिमानी अपरदन से नहीं बल्कि इसका निर्माण हिमनद के निक्षेप के द्वारा हुआ है। हिमनद के अपरदन के कारण नहीं बल्कि निक्षेप के कारण इसका निर्माण हुआ है और इसका आकार उल्टी नौका या कह सकते हैं कटे हुए अंडे के समान होता है। बाकी सर्क हो गया, हार्न हो गया और नूनाटक ये हिमनद द्वारा निर्मित अपरदनात्मक स्थल रूप हैं, जबकि ड्रमलिन जो है निक्षेप के कारण है। अगला क्वेश्चन है, पवन के अपघर्षण कार्य द्वारा निम्नलिखित में से किस प्रकार की स्थलाकृति का निर्माण होता है? तो जालीदार शिला यानी कि स्टोन लैटिस, ये ऑप्शन सही हो जाएगा यहाँ पे। और उष्ण शुष्क रेगिस्तानों में देखा जाए तो तीव्र वेग से चलने वाली पवन के मार्ग में पड़ने वाली शिलाओं पर अपघर्षण होने से कोमल सेल यानी कि मुलायम सेल कण जो है वह अलग हो जाते हैं, जिस कारण शिलाओं में छोटे छोटे छिद्र हो जाते हैं और इस तरह के छिद्रों से युक्त सेल को जालक सेल यानी कि स्टोन लैटिस कहते हैं। इस प्रकार पवन के अपघर्षण कार्य द्वारा जालीदार शिला या प्रस्तर जालकों का निर्माण होता है। या तो जालीदार शिला बोला जाता है या फिर प्रस्तर जालकों का निर्माण होता है इसके द्वारा। तो ये ऑप्शन सही हो जाएगा यहाँ पे। अगला क्वेश्चन है, स्टोन लैटिस निम्नलिखित में से किसकी क्रिया के द्वारा निर्मित होते हैं? तो अभी बताया गया वायु यानी कि पवन के द्वारा, ये ऑप्शन सही हो जाएगा यहाँ। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी विद्युत चुंबकीय लघु तरंगों के माध्यम से ऊर्जा यानी कि सूर्यातप प्राप्त करती है जिसका विकिरण होता है। तो फोटोस्फीयर से इसका विकिरण होता है, ये ऑप्शन सही हो जाएगा। सूर्य की बाह्य सतह अर्थात प्रकाश मंडल जिसे फोटोस्फीयर कहते हैं, तो यहाँ से ऊर्जा का विद्युत चुंबकीय लघु विकिरण तरंगों के माध्यम से विकिरण होता है और धरातलीय सतह यह सौरिक विकिरण ऊर्जा को प्राप्त करके गर्म होती है और सूर्य के सामने स्थित पृथ्वी की सतह के प्रति इकाई क्षेत्र पर प्राप्त सौरिक ऊर्जा की मात्रा भी स्थिर रहती है और इसे ही सौर स्थिरांक कहते हैं। तो यहाँ पे ये ऑप्शन सही होगा फोटोस्फीयर से। 15वां क्वेश्चन है, निम्न में से कौन ध्रुवीय वाताग्र सिद्धांत का प्रतिपादक है? तो ये हैं वी वर्कनीज तथा जे वर्कनीज। बी विकल्प यहाँ पे सही हो जाएगा। ये नॉर्वे के हैं दो ऋतु वैज्ञानिक, जे वर्कनीज और बी वर्कनीज। इन्होंने जो है शीतोष्ण चक्रवातों की उत्पत्ति के ध्रुवीय वाताग्र सिद्धांत नामक एक नए सिद्धांत का
वर्ष 1914 और 1918 में प्रतिपादन किया। इस सिद्धांत को वाताग्र लहर सिद्धांत के नाम से भी जाना जाता है। 16वां प्रश्न है, सहारा रेगिस्तान के पूर्वी भाग में उत्तर पूर्व तथा पूर्व दिशा से पश्चिम दिशा में चलने वाली गर्म तथा शुष्क हवा को कहते हैं। तो यह कहलाता है हरमट्टन। ये ऑप्शन सही हो जाएगा यहाँ पे। अफ्रीका का पश्चिमी तट उष्ण एवं आर्द्र होता है, जिस कारण नीरसता एवं आलस्य बना रहता है, साथ ही कई रोग होते रहते हैं। परंतु हरमट्टन पवन के आगमन पर मौसम शुष्क हो जाने के कारण सुहावना एवं स्वास्थ्यप्रद हो जाता है, क्योंकि हरमट्टन की उष्णता एवं शुष्कता के कारण वायुमंडल की आर्द्रता भी जो है नष्ट हो जाती है। इसी प्रभाव के कारण गिनी तट पर इस पवन को डॉक्टर पवन की संज्ञा जो है प्रदान की जाती है। 17वां क्वेश्चन है, सबसे चौड़े महाद्वीपीय मग्न तट पाए जाते हैं। तो यह पाया जाता है आपका आर्कटिक महासागर में। डी ऑप्शन सही हो जाएगा यहाँ पे। सबसे चौड़े महाद्वीपीय मग्न तट आर्कटिक महासागर में पाए जाते हैं। और साइबेरियाई मग्न तट विश्व का सबसे चौड़ा महाद्वीपीय मग्न तट है, जिसकी चौड़ाई देखा जाए तो 1210 किलोमीटर है। यदि मील में देखा जाए तो यह करीब 750 मील होगा। यहाँ पे डी ऑप्शन सही हो जाएगा। 18वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस झील की लवणता सर्वाधिक है। तो है वान झील। वान झील कहाँ है? तुर्की है। तुर्की की वान झील सबसे खारी झील है, जिसमें लवणता का प्रतिशत देखा जाए तो 330 ppt होता है। तो बी ऑप्शन सही हो जाएगा यहाँ पे। 19वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी दक्षिणी अटलांटिक महासागर की ठंडी धारा है। तो है बेंगुला धारा। ये ऑप्शन सही होगा यहाँ पे। बेंगुला धारा दक्षिणी अटलांटिक महासागर की एक ठंडी धारा है और अफ्रीका के पश्चिमी तट के समानांतर ये दक्षिण से उत्तर दिशा की ओर बहने वाली ठंडी धारा को बेंगुला के नाम से जाना जाता है। और ब्राज़ील धारा जो है यहाँ पे सी ऑप्शन में देख सकते हैं, ये दक्षिणी अटलांटिक महासागर की एक गर्म जलधारा है। अगुलहास ये भी आपका गर्म जलधारा है हिंद महासागर का। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी एक गर्म समुद्री धारा है। तो अभी बताया गया आपको ब्राज़ील धारा एक गर्म समुद्री जलधारा है और ये दक्षिण अटलांटिक महासागर की गर्म जलधारा है। 21वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी धारा उत्तरी गोलार्ध में दक्षिण से उत्तर की ओर प्रवाहित होती है। तो यह क्यूरोशियो धारा। बी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। क्यूरोशियो धारा उत्तरी गोलार्ध में दक्षिण से उत्तर की ओर प्रवाहित होती है, जबकि जो क्यूराइल दिया गया है, क्यूराइल धारा ये ठंडी जलधारा है। ये बेरिंग जल डमरू मध्य से होकर उत्तर से दक्षिण की ओर प्रवाहित होती है। और उत्तरी विषुवत रेखीय धारा जो है ये आपका फिलीपींस के पास दाहिनी ओर मुड़कर उत्तर दिशा की ओर उन्मुख होकर क्यूरोशियो धारा को यह जन्म देती है। तो यहाँ पे बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मिलान करना है। यहाँ पे एक तरफ दिया गया महासागरीय गर्त और दूसरी तरफ उनकी अवस्थिति दी गई है। तो टोंगा महासागरीय गर्त की अवस्थिति क्या है, तो ये दक्षिणी प्रशांत महासागर में है यह। तो यहाँ पे सही हो जाएगा आपका ए का पहला। चैलेंजर गर्त तो ये आपका उत्तरी प्रशांत महासागर में है, तो बी का हो जाएगा यहाँ पे तीसरा। रोमांस से तो ये आपका दक्षिणी अटलांटिक महासागर जो कि ये लगभग भूमध्य रेखा पर है, तो सी का हो जाएगा यहाँ पे चौथा। और नरेश ये आपका उत्तरी अटलांटिक महासागर में है, तो डी का हो जाएगा दूसरा। 1 3 4 2, तो 1 3 4 2 आप देख सकते हैं, पहला ही ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, पेलाजिक जमाव के पदार्थ प्राप्त होते हैं। तो शैवाल से प्राप्त होते हैं, बी विकल्प सही है। गहन सागरी या पेलाजिक जमाव गहरे समुद्री क्षेत्रों में मिलाने वाले कार्बनिक या जैविक जमाव होते हैं। यह शैवाल यहाँ से जो है शैवाल निर्मित पदार्थों का निक्षेप मिलता है। इसमें प्रोटोजोआ, डायटम तथा एम्फीपोड्स का योगदान भी होता है और ये पंख या कीचड़ के रूप में मिलते हैं, जिन्हें सिंधु पंख भी कहा जाता है। तो बी ऑप्शन सही होगा। 24वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा निक्षेप महासागरों में सर्वाधिक गहराई वाले भाग में पाया जाता है। तो यह लाल मृत्तिका, ये विकल्प सही होगा यहाँ पे। प्रायः सभी सागरों के गहनतम भागों अर्थात नितल मैदान में लाल मृत्तिका पाई जाती है। और इसमें आपको बता दें कि अकार्बनिक
पदार्थ में लाल मृत्तिका सर्वाधिक महत्वपूर्ण होती है क्योंकि अगाध सागरीय जमाव में यह सबसे अधिक क्षेत्रों में पाई जाती है। इसमें आपका एल्यूमिनियम के सिलिकेट तथा लोहे के ऑक्साइड की भी प्रधानता होती है। 25वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से जनसांख्यिकी संक्रमण की कौन सी अवस्था अल्प विकास की अवस्था को दर्शाती है? तो ये आपका उच्च स्थिर अवस्था, ये ऑप्शन सही हो जाएगा यहाँ पे। जनसांख्यिकी संक्रमण की उच्च स्थिर अवस्था अथवा प्रथम अवस्था यह अल्प विकास की अवस्था को दर्शाती है। यह अवस्था कृषीय समाजों में होती है जहाँ घनत्व तो कम या मध्यम है और सामान्य उत्पादकता का स्तर निम्न है। बड़े परिवार को पूंजी समझा जाता है। जीवन संभाव्यता निम्न है। गैर कृषि खंड का विकास प्राथमिक अवस्था पर है और अधिकांश लोग अनपढ़ हैं। ये प्रौद्योगिक विकास कम तथा नगरीय विकास भी सीमित है। तो यहाँ पे जो है आपका पूछा गया निम्नलिखित में से जनसांख्यिकी संक्रमण की कौन सी अवस्था अल्प विकास की अवस्था को दर्शाती है? तो ये है आपका उच्च स्थिर अवस्था को यह दर्शाती है। ये ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित देशों में किसमें एक परंपरागत अधिवास को कामपुंग के नाम से जाना जाता है? तो यह मलेशिया, सी ऑप्शन सही हो जाएगा यहाँ पे। कामपुंग ये मलेशिया में पाया जाने वाला परंपरागत अधिवास है। यह मलेशिया के ग्रामीण क्षेत्रों में पाए जाने वाले मलय समुदाय की ये पारंपरिक बस्तियां हैं। अगला क्वेश्चन है, अनेक परिवहन मार्गों के मिलन स्थल पर निम्नलिखित में से किस अधिवास प्रतिरूप का निर्माण होता है? तो यहाँ पे मिलता है तारा आकृति अधिवास प्रतिरूप, ये ऑप्शन सही होगा। अनेक परिवहन मार्गों के मिलन स्थल पर मुख्यतः तारा आकृति अधिवास प्रतिरूप का निर्माण होता है। इस प्रकार के प्रतिरूप में कई सड़कें या गलियां किसी केंद्रीय स्थान जैसे जल का स्रोत, व्यावसायिक गतिविधि केंद्र की ओर अभिमुख होती हैं। अगला क्वेश्चन है, यदि एक अधिवासों के समूह का निकटस्थ पड़ोसी अनुपात 1.74 है तो वितरण का प्रतिरूप क्या होगा? तो यह होगा लगभग समरूप, बी विकल्प यहाँ पे सही हो जाएगा। और निम्नलिखित में से कौन सा एक खनन नगर का उदाहरण नहीं है? इसमें आप देख सकते हैं जो ईरान का तेहरान है, ये खनन नगर का उदाहरण नहीं है। ईरान की राजधानी और प्रमुख नगर है तेहरान। उसके बाद यहाँ पे जो दिया है कुर्स्क, मैग्नेटोगोर्स्क, क्लीवलैंड। तो क्लीवलैंड ये आपका संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित खनन नगर है। अब यह वीरान हो चुका है जिस कारण इसे प्रेत नगर यानी घोस्ट टाउन भी कहा जाता है क्लीवलैंड को। तो पूछा गया आपसे यहाँ पे कि एक खनन नगर का उदाहरण नहीं है कौन सा? तो हो जाएगा ईरान का तेहरान शहर। अगला क्वेश्चन है मिलान करना है यहाँ पे। तो आप देख सकते हैं प्रत्यक्षवादी भूगोल के समर्थक कौन है? आगस्ट काम्टे हैं। ई का हो जाएगा पहला। आचारपरक भूगोल विलियम किर्क हो जाएंगे, बी का दूसरा। और मानववादी भूगोल के जो समर्थक हैं वो हैं यी फू तुआन, तो सी का हो जाएगा तीसरा। और नवनियतिवाद के जो समर्थक हैं वो हैं ग्रिफिथ टेलर, डी का हो जाएगा यहाँ पे चौथा। 1 2 3 4, तो 1 2 3 4 आप देख सकते हैं पहला ही ऑप्शन सही हो जाएगा यहाँ पे। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, 30 क्वेश्चंस। तो वीडियो अच्छा लगा हो लाइक शेयर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा जिससे आने वाले अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको पहले मिलता रहे। पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, नीचे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दे दिया गया है, वहाँ से ज्वाइन करके आप पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।